जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मायने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो शुरू किया गया है बिहार दरोगा, इसका होमवर्क सीरीज, इसका डे 31 का जो हम लोग सेट का डिस्कशन करेंगे, जो 19 मार्च 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स का है। हाल ही में अमेरिका में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। याद रखेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप है यह रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट चुने गए हैं और यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। साथ ही याद रखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यह 47वें राष्ट्रपति बने हैं अभी। और यह भी याद रखेंगे कि इन्होंने शपथ ग्रहण जो किया था यह 20 जनवरी को किया था। याद रखेंगे 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यह 4 वर्षों का होता है और मैक्सिमम लिमिट जो होता है वहाँ पे अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो मैक्सिमम 2 बार बन सकता है। इन सभी बातों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में लेबर पार्टी की कितनी वर्षों बाद सत्ता में वापसी हुई है? तो लेबर पार्टी की जो है 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। साथ ही याद रखेंगे कि लेबर पार्टी जो है सबसे अधिक मतों से 1997 में जीती थी, जिसका नेतृत्व किया गया था स्टारमर के द्वारा। नेक्स्ट है स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा किस वार्षिक बजट भाषण के दौरान की गई थी? स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा जो की गई थी यह वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी 2023-24 के बजट भाषण के दौरान। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का जो पहला डिजिटल बजट था यह 2021 में पेश किया गया था। वहीं भारत का सबसे बड़ा जो बजट है बजट भाषण यह 2020 का बजट रहा था। और साथ ही याद रखेंगे कि बजट जो है सबसे पहले भारत में 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था और आज़ादी के बाद जो है भारत में बजट पेश किया गया था कि शनमुगम शेट्टी के द्वारा। वहीं गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वह पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखेंगे कि भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 में पेश किया गया था। सबसे बड़ा बजट भाषण जो है 2020 का था और आज़ादी के बाद शनमुगम शेट्टी के द्वारा बजट पेश किया गया था। वहीं गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है यह जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है तथा मानव विकास सूचकांक जो है HDI में भारत का स्थान क्या है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान जो है मानव विकास सूचकांक में HDI में 134वां स्थान है। साथ ही याद रखेंगे कि जो UNDP है तो UNDP का जो स्थापना किया गया था, UNDP का स्थापना यह किया गया था 1965 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे कि UNDP का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है और इसका स्थापना 1965 में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भुखमरी के बारे में दिया हुआ है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक में इसमें भारत का स्थान 105वां है। साथ ही याद रखेंगे कि जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान जो हो जाएगा यह 85वें नंबर पे है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से है? तो हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष 3 जो देश हो जाएंगे इसमें शामिल हो जाएंगे फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन, फिर उसके बाद डेनमार्क। और सतत विकास की जो अवधारणा लाई गई थी यह अमेरिका के द्वारा लाई गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का जो रैंक रहा है इसमें 71वां रहा है। वहीं सतत विकास में रिपोर्ट में टॉप स्टेट पे जो रहा है यह केरल रहा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में यागी टाइफून एक प्रकार का चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो जो यागी टाइफून है इसका नामकरण किया गया है जापान के द्वारा। याद रखेंगे कि जापान के द्वारा यागी टाइफून का नामकरण किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि
एक ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन सद्भावना, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित करना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां हो जाएगा, वहीं शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां हो जाएगा, और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां हो जाएगा, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो पासपोर्ट इंडेक्स है, तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान हो जाएगा यह 85वां हो जाएगा। याद रखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 हो जाएगा, शांति सूचकांक में 116 हो जाएगा, उसके बाद वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105 हो जाएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक में 126 हो जाएगा, और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वें नंबर पे है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, रिवीजन सीरीज दिया है 4.0 के तहत प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई थी? तो 18वीं लोकसभा जो चुनाव की घोषणा की गई थी, यह की गई थी 16 मार्च को की गई थी, 16 मार्च 2024 को की गई थी। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित किए गए थे? तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो है यह 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आयोजित किया गया था, और यह 7 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान की किस जनजाति ने भाग लिया था? तो यह हो जाएगी सोम्पन जनजाति। अंडमान निकोबार की सोम्पन जनजाति के द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान किया गया था। नेक्स्ट है चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? तो चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता जो है यह चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित कर दिया गया था? तो यह हो जाएगा सूरत सीट को। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र से नोटा को सर्वाधिक वोट मिला था? तो नोटा को सर्वाधिक जो वोट मिला था यह मिला था इंदौर में। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन ने सर्वाधिक सीटों के साथ सरकार बनाई थी? तो यह बनाई गई थी एनडीए के द्वारा। एनडीए ने सबसे अधिक सीटों के साथ सरकार बनाई है। नेक्स्ट है कि लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए परिसीमन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए जो परिसीमन है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 82 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी? तो सबसे पहले जो है नियमित जनगणना कराई गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सबसे पहले जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और इसे धन विधेयक जो घोषित किया जाता है यह लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मृत सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो मृत सागर जो है यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है। याद रखेंगे मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर अवस्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि जो मृत सागर है यह सबसे लवणीय सागर हो जाएगा, सबसे लवणीय सागर मृत सागर हो जाएगा। वहीं खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील हो जाएगा यह कैस्पियन सागर हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले लोकपाल विधेयक भारत में सबसे बड़ी जो ये खारे पानी की झील हो जाएगी यह हो जाएगी चिल्का झील हो जाएगी। नेक्स्ट है अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को हरमटन कहा जाता है, हरमटन हवा बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब और किस राज्य में किया गया था? तो सबसे पहले जो है लोकायुक्त का जो गठन किया गया था यह 1971 में किया गया था और महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना था? तो यह हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ था। अगला है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 25 हो जाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है असफलताओं का बादशाह किस शासक को कहा गया है? तो असफलताओं का जो बादशाह कहा गया है, यह कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। साथ ही याद रखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यह सभी शासकों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी, यह हो जाएगी थायराइड, याद रखेंगे। और सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी, यह हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। साथ ही याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो जाएगी, वह हो जाएगी लीवर। और उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी जो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो जाएगी, वह लेक्राइमल ग्रंथि हो जाएगी, आंखों की ग्रंथि। नेक्स्ट है 2006 में प्लूटो को उसकी पद स्थिति से पदोन्नत किया गया। इस पर आधारित बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस पर आधारित जो बैठक किया गया था, यह चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में किया गया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पुरातन स्थल जो रंगपुर है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो रंगपुर का जो खोज किया गया था, यह रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है, यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं, यह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है, यह न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो होता है F = m/a होता है। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, इससे हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन स्थल धौलावीरा किस द्वीप पर अवस्थित है? तो प्राचीन स्थल जो धौलावीरा है, यह हो जाएगा खादेर द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बनाया गया था अशोक घोष को। साथ ही याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, यह अजात शत्रु के काल में राजगीर में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी, यह हुई थी अशोक के काल में वैशाली में हुई थी। उसके बाद अशोक के काल में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी, यह कालाशोक के काल में पाटलिपुत्रा में हुई थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, यह कनिष्क के काल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है बोलिविया का पठार किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो जो बोलिविया का पठार है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। और साथ ही याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसमें दो ही लैंडलॉक कंट्री है, जिसमें शामिल है बोलिविया और पराग्वे। नेक्स्ट है भूमंडलीय उष्मीकरण में सर्वाधिक विशिष्ट योगदान किस गैस का है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण में सर्वाधिक विशिष्ट योगदान जो है, यह हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधित विचार जो है किस समिति द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। और अशोक मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी, यह 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। और जो बलवंत राय मेहता के द्वारा सिफारिश की गई थी, वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है किसने ठगी उन्मूलन संबंधी सुधार लागू किए? तो यह लागू किया गया था कर्नल स्लीमन के द्वारा। उस टाइम जो गवर्नर थे, यह विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट है
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगी लीवर, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश में कौन सी 2 अनुसूचियां प्रभावित होंगी? तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 और 4। अनुच्छेद 1 और 4 जो है अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश में प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो हो जाएगा दिल्ली समझौते के तहत। अगला क्वेश्चन है कि दाएं नीला से अशुद्ध रक्त जो होता है फेफड़े तक कौन सी रक्त वाहिकाएं पहुंचाती है? तो यह होती है फुफ्फुस धमनी। जो फुफ्फुस धमनी होती है यह दाएं नीला से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव कंकाल तंत्र में कैल्विकल जो होता है कॉलर बोन, इसकी संख्या कितनी होती है? तो कॉलर बोन की संख्या 2 होती है, जो कि कंधों के पास होती है। नेक्स्ट है, इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है, यानी वायरस से नहीं होता है? तो इसमें जो हो जाएगा प्लेग, पेचिस और तपेदिक यानी टीबी जो होता है यह सभी जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और बाकी जो है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स यह जो होते हैं यह विषाणु के कारण होते हैं। जो चिकन पॉक्स होते हैं यह वेरिसोला वायरस के कारण होता है, और जो स्मॉल पॉक्स होता है यह वेरिओला वायरस के कारण होता है। याद रखेंगे, चिकन पॉक्स वेरिसेला के कारण होता है और स्मॉल पॉक्स वेरिओला के कारण होता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 169 हो जाएगा। अनुच्छेद 169 जो है राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन यानी खत्म करने और निर्माण करने का भी प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? तो जो विधान परिषद होती है उसके सदस्यों की जो संख्या होती है यह विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है, या न्यूनतम जो होती है 40 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश यह सभी में हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी है। टोटल जो 6 राज्य है, टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट है, राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार किसे होता है? तो राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार के बारे में बात करते हैं तो यह जो विधान परिषद होता है यह राज्यसभा के जैसे ही अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन तथा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है यह राष्ट्रपति के जैसे ही राज्यपाल के पास होती है, और आप बताएंगे कमेंट में कि यह किस अनुच्छेद के तहत होता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 196 हो जाएगा। याद रखेंगे आर्टिकल 196 जो है राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा को किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समर्थित सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है प्राप्त है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो हो जाएगा कि 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल की संरचना में एक सदनीय विधान में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्य विधानमंडल के संरचना में जो है एक सदनीय विधान में विधानसभा और राज्यपाल शामिल होते हैं, और जो 2 सदनीय विधान होता है उसमें विधान परिषद, विधानसभा शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है?
तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है यह उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। यह संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा संविधान का 7वां संशोधन कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो राज्यपाल होगा एक ही व्यक्ति हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ है? तो हो जाएगी पुडुचेरी विधानसभा। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को जो है विधानसभा में साधारण बहुमत के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है यह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। जो 52वां संविधान संशोधन है यह दल बदल से संबंधित है और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितना आरक्षण की बात की गई है? तो यह हो जाएगा 33%, जिसे नारी वंदन बिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति जो हुई थी सार्वजनिक उपस्थिति यह 1916 में बीएचयू की स्थापना के अवसर पर हुई थी। नेक्स्ट है गांधी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल पर गए थे 1918 में, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 में, रॉलेट एक्ट जो हुआ था यह 1919 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था 1918 में। नेक्स्ट है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है? तो हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है। अगला है जिसमें सुमेलित करना है, मिलान करना है। जो महात्मा गांधी का नोआखली दौरा किया गया था यह किया गया था 1946 में। उसके बाद कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया गया था यह दिया गया था 1939 में। वहीं बारदोली किसान आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था 1928 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यह 1917 में किया गया था। याद रखेंगे महात्मा गांधी का नोआखली दौरा जो हुआ था यह 1946 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्याग पत्र 1939 में दिया गया था, बारदोली किसान आंदोलन 1928 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है किस अधिवेशन या अधिनियम के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है? तो हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया था? तो हो जाएगा 1857 के विद्रोहियों ने भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो हो जाएगा 1892 के अधिवेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का ही विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की
कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज्य है। तो हो जाएगा 1906 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम क्या होता है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर धरती के जो सतह पर केंद्र होता है उसका नाम होता है ईपी सेंटर। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया गया था तथा कुल कितने परीक्षण किए गए थे। तो दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था भूमिगत यह हुआ था 11 मई से 13 मई 1998 को किया गया था और टोटल 5 बार परीक्षण किए गए थे। नेक्स्ट है परमाणु हमले से प्रभावित जो नागासाकी शहर है यह जापान के किस द्वीप पर अवस्थित है। तो नागासाकी जो शहर है यह जापान के क्यूशू द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन जो बल है एनडीआरएफ इसका जो गठन किया गया है यह 2005 में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो सूचना का अधिकार है यह भी 2005 में ही आया था। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है किस महीने में भयानक होगा। तो यह हो जाएगा अक्टूबर या नवंबर होता है। नेक्स्ट है चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी यह परमाणु आपदा थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई तथा भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है यह शुरू की गई 2016 में शुरू की गई और भारत सरकार के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में कौन सा एक नोडल मंत्रालय है। तो हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की है। तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की स्थापना की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा संसाधन जो हो जाएगा यह आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं होगा। बाकी जो है न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और तत्परता जो होती है आपातकालीन प्रबंधन का चरण होता है। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई थी। यह की गई थी 6 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी बोलते हैं प्राप्तकर्ता पहले पुरुष तथा पहली महिला क्रमशः कौन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था पहली बार यह विश्वनाथ आनंद को शतरंज का जो संबंधित है उनको दिया गया था और उसके बाद गीता शेट्टी को महिला श्रेणी में दिया गया था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है प्राप्तकर्ता पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्तकर्ता जो है पहली महिला मिताली राज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान कौन सा है। तो भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान जो हो जाएगा यह ध्यानचंद अवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो 2024 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है यह 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है।